तो मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इसको एक सिंपल एग्जांपल लेकर के क्रूड फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और उसके बाद में उसको प्रिसाइज फॉर्म में जो है वो अपन डिराइव करेंगे मीन फ्री पाथ को। तो सपोज ये कोई एक बॉक्स है जहाँ पे है ना डिफरेंट अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं जो रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये एज्यूम करें अभी कि इसमें ये जो येलो वाला मॉलिक्यूल है ना, वो तो मूव कर रहा है, और बाकी मॉलिक्यूल्स अभी कुछ टाइम के लिए स्टेशनरी हैं अपनी जगह पे, ठीक। तो अपन जब मीन फ्री पाथ को एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे तो इस एजम्पशन को हटा करके फिर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अभी अपनी क्लैरिटी के लिए अपन ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये लाल वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं है ना अभी रुके हुए हैं। तो सपोज जैसे येलो वाला मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली मूव कर रहा है, एक कोलिजन यहाँ करता है, यहाँ पे उसने x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर यहाँ आया है ना, इस वाले मॉलिक्यूल से स्ट्राइक किया, x2 ट्रैवल किया, इधर स्ट्राइक किया x3, इधर स्ट्राइक किया x4, फिर यहाँ आ गया x5, ठीक है। तो ये जितने जो कोलिजन्स हुए इनके लिए जो मीन फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ को मैं से सपोज x0 बोल देता हूँ। x0 क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 5 है, नंबर ऑफ कोलिजन्स 5, ठीक है। और या फिर अपन ये भी लिख सकते हैं कि सपोज ये पार्टिकल जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड डेल्टा टी में टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है x है ना, x डिस्टेंस ट्रैवल करता है अपॉन जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हो गए इस x डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, नंबर ऑफ कोलिजन्स, ठीक है। तो ये हो गया मीन फ्री पाथ। जो सपोज यदि इस मॉलिक्यूल की जो एवरेज स्पीड है वो है v बार, ठीक है। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या थी, ये आरएमएस वेलोसिटी से डिफरेंट है, ठीक है। ये अपन ने जो मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो वीडियो अपन ने किया था, उसमें अपन ने देखा था कि जो मीन स्पीड है वो और आरएमएस वेलोसिटी उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो ये मीन स्पीड है, आरएमएस वेलोसिटी नहीं है, ठीक। तो यदि इसकी मीन स्पीड हम v बार से डिनोट करते हैं और डेल्टा टी टाइम के लिए ये कोलाइड कर रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v बार इंटू डेल्टा टी अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टाइम डेल्टा टी, अंडरस्टूड है, इन टाइम डेल्टा टी, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है और उसको डिराइव करने का तरीका भी यही है। अब इसको थोड़ा सा एग्जैक्ट फॉर्म में अपन कैलकुलेट करते हैं, जो गैस के जो वेरिएबल्स हैं उसको लेकर के। अच्छा, तो गैस का कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जो है वो पॉइंट मास तो होता नहीं, ठीक है, उसका अपना एक डायमेंशन होता है। तो ये अपन ने एक कोई एटम या मॉलिक्यूल ले लिया गैस का, जिसका डायमीटर जो है वो सपोज डी ले लिया अपन ने, ठीक है। अच्छा, ये एटम या मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। तो इस डायरेक्शन में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे इसके रास्ते में जिनसे टकराएगा, इसको देखते हैं पहले। तो एक तो क्लियर ये है कि ये दो जो डॉटेड लाइन जो मैंने बनाई है इसके डायरेक्शन में, इसके अंदर यदि किसी मॉलिक्यूल का सेंटर पॉइंट होगा तो उससे तो टकराएगा ही, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये, तो रास्ते में ये मॉलिक्यूल आएगा, इससे तो टकराएगा ही, इसका सेंटर जो है इस डॉटेड लाइन के अंदर ही, ठीक है। अच्छा, कुछ मॉलिक्यूल्स जिनका सेंटर इस डॉटेड लाइन के बाहर होगा उन मॉलिक्यूल से भी टकराएगा ही, है कि नहीं। तो ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, जैसे ये, तो इस मॉलिक्यूल का सेंटर जो है वो डॉटेड लाइन के बाहर है पर इससे भी टकराएगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल का रेडियस जो है वो d/2 है ना, डायमीटर d है, ये d/2। तो जो भी मॉलिक्यूल का सेंटर यहां से d/2 के भी बाहर होगा
उसी से नहीं टकराएगा ये, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला मॉलिक्यूल, तो जैसे ये लाल वाले मॉलिक्यूल का जो सेंटर है वो d/2 के जस्ट बाहर है ना, वो नहीं टकरा रहा है। तो इसमें हम एक देख सकते हैं कि ये जब मूव कर रहा है ना, तो एक सिलेंडर बना रहा है और उस सिलेंडर में जिन मॉलिक्यूल्स के सेंटर्स जो है आ जाएंगे उनसे ये मॉलिक्यूल टकरा जाएगा, है ना। इसको इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं अपन। तो ये हम देख सकते हैं, है ना, ये इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं कि भाई ये मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह का एक सिलेंडर बना रहा है जिसका रेडियस जो है वो d है, और इस d रेडियस के सिलेंडर के अंदर जिन भी अदर दूसरे मॉलिक्यूल्स के सेंटर आ जाएंगे, ठीक है, उनसे ये टकरा जाएगा, ठीक है। ये तो बाहर था, इसका सेंटर जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे है, ठीक है। तो अब मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन निकालते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं, है ना, और कुछ टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो v बार को अपन क्या बोल रहे हैं, मीन या एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। d क्या है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। रो है, रो को ले रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। रो जो है वो गैस की डेंसिटी नहीं है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो सपोज ये मॉलिक्यूल जो है वो डेल्टा टी टाइम के लिए ट्रैवल कर रहा है, ठीक। तो डेल्टा टी टाइम में इस सिलेंडर का जो भी वॉल्यूम होगा, है ना, और उस वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे उनसे ये टकरा जाएगा, ठीक। तो डेल्टा टी टाइम में नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हैं वो कितने होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स इन डेल्टा टी टाइम, ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम निकालते हैं सिलेंडर का, पाई d², ये तो एरिया हो गया, इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया, मीन स्पीड इनटू डेल्टा टी, ठीक है। ये तो हो गया वॉल्यूम, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम से, रो से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो डेल्टा टी टाइम में टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हैं वो इतने हो जाएंगे। तो इससे नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड यदि अपने को निकालना हो, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, पाई d² v बार रो, ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स। और टाइम पीरियड बिटवीन कोलिजन जो है वो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो T0 बोल देते हैं, T0 इज इक्वल टू टाइम पीरियड बिटवीन कोलिजन्स। तो ये कितना हो जाएगा, 1/पाई d² v बार इंटू रो, ठीक है। अच्छा, अब इस स्टेज में ना एक इस पे करेक्शन करना जरूरी है, इन द सेंस कि शुरू में अपन ने कहा था कि ये एजम्पशन अपन ले रहे हैं कि लाल वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं अपनी जगह पे रुके हुए, बट ऑब्वियसली सारे मॉलिक्यूल्स रुके हुए तो रहते नहीं। तो ये जो वेलोसिटी ली है अपन ने, है ना, मीन वेलोसिटी जो ली है, मीन स्पीड या एवरेज स्पीड, तो उसको मीन स्पीड की जगह अपने को एक्चुअल में इस वेलोसिटी को यूज करना है रिलेटिव मीन स्पीड, ये यूज करना है, ठीक है। मीन स्पीड की जगह अपने को रिलेटिव मीन स्पीड यूज करना है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी उनकी, और वही डिसाइड करेगी कि मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो ये जो है वो रिलेटेड है एवरेज स्पीड से, किस तरह से, √2 का एक फैक्टर आ जाता है। इसका प्रूफ अपन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, पर रिलेटिव मीन स्पीड इज √2 ऑफ मीन स्पीड, ठीक है। तो एक √2 का फैक्टर है वो इन सभी रिलेशंस में
लग जाएगा जहां जहां पे भी v बार की वैल्यू आई है, ठीक है। तो यहाँ पे √2v हो गया, ये जो पहला एक्सप्रेशन है, यहाँ एक √2 आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी एक √2 आ गया और इधर भी एक √2 आ गया, ठीक है। तो अब हम मीन फ्री पाथ निकाल सकते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड बिटवीन कोलिजन आ ही गया, एवरेज टाइम पीरियड बिटवीन कोलिजन, इसको भी मैं एवरेज लिख देता हूँ, एवरेज टाइम पीरियड बिटवीन कोलिजन। तो मीन फ्री पाथ लैम्डा से डिनोट करते हैं हम इसको, तो ये कितना हो जाएगा v बार इंटू t0, तो ये हो गया आपका 1/√2 पाई d स्क्वायर रो, ठीक है। तो ये मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन आ गया। तो अब थोड़ी जगह बना लेते हैं, है ना, और इस एक्सप्रेशन के, है ना, थोड़े और फॉर्म्स देख लेते हैं। तो मीन फ्री पाथ का ये एक्सप्रेशन आ गया अपने पास में। तो रो अपन ने क्या डिफाइन किया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। अच्छा, यदि इस चेंबर में नंबर ऑफ मोल्स जो है वो n है, n मैं बोल देता हूं नंबर ऑफ मोल्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए इस चेंबर में, n इंटू Na हो गया, है ना, Na जो है एवोगाड्रो नंबर हो गया। तो ये अपॉन वॉल्यूम, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, अब PV जो है वो nRT के बराबर होता है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, P अपॉन RT लिख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लिख सकते हैं PNA अपॉन RT, ठीक है। तो इस वाले एक्सप्रेशन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको मैं इससे रिप्लेस कर देता हूँ, ये इक्वेशन जो 1 जो आ गई। तो मीन फ्री पाथ का जो दूसरा रिलेशन है वो क्या आ जाता है, RT अपॉन √2 पाई d स्क्वायर P प्रेशर इंटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ के ये जो 3 रिजल्ट अपन ने निकाले, है ना, उसकी कुछ चीजें अपन देख लें, नोट करने लायक हैं कि एक तो मीन फ्री पाथ जो है डायमीटर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, लॉजिकल भी है। मॉलिक्यूल का साइज यदि छोटा हो जाएगा तो ये जब मूव करेगा तो ये सिलेंडर जो अपन ने डिस्कस किया था मीन फ्री पाथ निकालने के लिए, वो सिलेंडर जो है वो सिलेंडर का साइज भी छोटा हो जाएगा, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाएंगे तो मीन फ्री पाथ बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये भी लॉजिकल है ना? यदि मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम हो जाएगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाएंगे, मीन फ्री पाथ बढ़ जाएगा। पर इसमें एक नोट करने वाली चीज इसमें ये देखें कि यदि किसी चेंबर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, जैसे सपोज ये वाला चेंबर है, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है और इसको हम एक एक्सटर्नल एक इस तरह से हीटर लगा करके और इसको हीट दे देते हैं, तो हीट देने पे क्या होगा भाई, एवरेज वेलोसिटी जो है या मीन स्पीड जो है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज कर जाएगी, पर मीन फ्री पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन फ्री पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रो जो है वो कांस्टेंट ही है ना। जब तक वॉल्यूम नहीं चेंज होता है इस चेंबर का, इसके मॉलिक्यूल्स कहीं नहीं जा रहे और इसका वॉल्यूम चेंज हो नहीं रहा, तो रो जब तक कांस्टेंट है, जब तक मीन फ्री पाथ जो है वो सेम रहता है। हीट देने से इसका वॉल्यूम यदि चेंज हो गया, है ना, वॉल्यूम चेंज हो गया तो फिर ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, आप देख रहे हैं, है ना, टेम्परेचर जो है वो भी चेंज हो जाएगा और प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, और इसके कारण जो है वो आपका मीन फ्री पाथ चेंज हो जाएगा।